नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन राजस्थान अध्ययन सीरीज बात कर रहे थे, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक अपन सारी राजस्थान अध्ययन की किताबों का अध्ययन करने वाले हैं। संपूर्ण निचोड़ है वो निकालने वाले हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर अपन कक्षा 6 के अध्याय 4 की बातचीत कर रहे थे, और आज के वीडियो के अंदर अपन अध्याय 5 और अध्याय 6, अध्याय 5 आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप और अध्याय 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलो, पांचवा अध्याय अपना जो है वो है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। देखो, आज़ादी से पहले हमारे राजस्थान का जो स्वरूप है वो वर्तमान स्वरूप नहीं था। यहाँ पहले रियासतों में राजस्थान विभाजित था, और ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी, और रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। तो रियासत के अंदर होते थे मंत्री एवं जागीरदार। वो मंत्री और जागीरदार मिलकर के संपूर्ण रूप से शासन संचालित करते थे, और शासक शक्ति का स्वरूप केंद्र राजा होता था। तो ऊपर रियासत है, तो रियासत में होता था राजा, ठीक है ना। फिर वो राजा के नीचे मंत्री और जागीरदार होते थे, और इस रियासतकालीन जो राजनीति थी, इसके अंदर शक्ति का जो सर्वोच्च केंद्र होता था वो राजा होता था। और शासन का ये प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। और राजशाही शासन का स्वरूप राजस्थान की विभिन्न रियासतों राज्यों में, जैसे सिसोदिया, राठौड़, कछवा और चौहान वंश आदि आदि वंश शासक जो थे वो राज्य करते थे। और ये अलग अलग राज्य थे, किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खंजासी, परगना आदि अधिकारी होते थे। तो यहाँ तक मोटी मोटी चीज़ अपने ये समझ में आई है कि मतलब दो चीज़ होती थी। एक तो होती थी रियासती क्षेत्र, और रियासती क्षेत्र में शक्ति का प्रमुख जो केंद्र होता था वो राजा होता था। आगे देखो, अब ये जितने भी पद आए इनका मतलब क्या होता है, तो देख लेते हैं। हाँ, हंगू पला राजा। तो राजा को मतलब कि राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था, और सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन का संचालन करता था। तो सर्वोच्च केंद्र राजा, और राजा जो काम करता था वो सलाहकारों एवं मंत्रियों के, जो मंत्री परिषद के जो सदस्य होते थे उनकी सहायता से या उनके सहयोग से शासन का संचालन करते थे। उसके बाद में है मंत्री। अब मंत्री जो है वो राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। अब जो इनका खास मंत्री होता था उसको बोला जाता था दीवान। और राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राज कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे, ठीक है ना। उसके बाद में है बख्शी। बख्शी सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधित अन्य कार्य की जिम्मेदारी जो होती थी वो बख्शी के पास होती थी। अब सेना वाला जो डिपार्टमेंट होता था, सेना के जितने भी मेंबर हैं उन सबको सैलरी देना और ये जो सब काम होता था ये बख्शी का होता था, ठीक है। आगे खंचासी है। खंजांसी का मतलब है आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांसी का काम होता था। खजांसी का मतलब है खजाने से संबंधित। वह है आमदनी और खर्चे को मैनेजमेंट रख दो, ठीक है ना, एक प्रकार हूँ अकाउंटर। उसके बाद में परगना अधिकारी। राज्य जो था वो परगनों में विभाजित था, तथा परगने में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। और ग्राम का मतलब है राज्य की सबसे छोटी इकाई, और ग्राम का प्रशासन है वो ग्राम पंचायतें करती थी। आगे जागीरदारी व्यवस्था। एक व्यक्ति राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासन की जो व्यवस्था है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व माना जाता है। भाई कोई भी बली देख लो आप, वर्तमान में जितने भी राज्य हैं उनमें हैंगो इंपॉर्टेंट चीज की है प्रशासन। अगर प्रशासन सही तरीके से काम करे तो वो राज्य की व्यवस्था बहुत अच्छी है। राजस्थान के मध्य काल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। तो ध्यान रखना, मध्यकाल का जो क्षेत्र था वहां पे शासन तंत्र का जो पूरी जिम्मेदारी थी वो राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था, ठीक है। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की जो जागीरदारी व्यवस्था थी वो रक्त संबंधित, यानी राजा के रिश्तेदार और
कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो ध्यान रखना, मध्यकाल में राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था या फिर प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तो यहाँ पे आपका जवाब होगा कि राजस्थानी जागीरदारी व्यवस्था या मध्यकाल की जो व्यवस्था थी प्रशासन से संबंधित, वो रक्त संबंधित या फिर कुलीय भावना पर आधारित एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसमें राजा के लोग ही प्रशासन में नियुक्त होते थे और प्रशासन को संचालित करते थे। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता है और राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटन करता है। भाई बंधु को दी गई इस भूमि को भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। और जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका संचालन करना। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरें प्रदान की जाने लगी। तो जागीरें जो है वो एक प्रकार से भूमि का आवंटन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप, राजस्थान में ये रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी और राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों की नियुक्ति करते थे और राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाई और भाईचारे एवं सहोदर पर आधारित होते थे। तो राजा और जो जागीरदार होते थे, इनके संबंध जो है सेवक के जैसे नहीं होते थे, वो कैसे होते थे, भाईचारे और सहोदर की तरफ होते थे। उसके बाद में मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन, देखो मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। अब जैसे ही मुगल काल आया, तो मध्य में जैसे ही मुगल आए तो मुगलों ने क्या किया, जागीरदारी संधि हो गई, तो जागीरदारों की जो भूमि थी वो शायद धीरे धीरे छीनने लग गए थे, हड़प करने लग गए थे। शासक मुगल मनसबदार बन गए। अब शासक जो थे वो मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। तो जागीरदारी खत्म हो गई थी और जो शासक थे वो खुद मनसबदार बन गए थे, नया पद आ गया था मुगल काल में, ठीक है ना। प्रारंभ में जागीरदारी युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीरी पट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगणों और ग्रामों में विभाजित किया। उसके बाद में अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजी राज्यों की स्थापना के साथ भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासत भारत। पहला कौन सा, ब्रिटिश भारत, दूसरा रियासती भारत। यानी ब्रिटिश का मतलब वो क्षेत्र जो अंग्रेजों के कब्जे वाला है और दूसरा वो क्षेत्र जहाँ पे रियासतें हैं वो संचालन कर रही है अपने शासन का। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर होते थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो जब भारत ब्रिटिश के अंदर गुलाम था या भारत ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत था, उस समय एक तो केंद्र शासित प्रदेश होते थे, उसके बाद में 11 प्रांत होते थे और इन प्रांतों का होता था गवर्नर, ठीक है। और ये गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जी के अंदर काम करते थे। क्या होते थे, गवर्नर होते थे और ये गवर्नर जी थे। जी मतलब गवर्नर, और ये गवर्नर किसके अंडर काम करते थे, भारत के गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल के अंतर्गत काम करते थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में चला गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ भारत का प्रथम वायसराय भी नियुक्त किया गया था। तो जो लॉर्ड कैनिंग था 1857 की क्रांति के बाद में, भाई इतना सारा मैटर हो गया, तो सीधा नियंत्रण है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में नहीं रह करके इंग्लैंड में चला गया था, ब्रिटिश ताज के पास में, ठीक है। और वहाँ से नियंत्रण कर रहा है लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत के प्रथम वायसराय भी नियुक्त किया गया, ठीक है। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया। यानी 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसे या लागू किया गया था, 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया। अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव ये हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए जाने लगे। तो अब वो डायरेक्ट संघ की जो कार्यपालिका थी वो बनाने लग गई थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का है वो कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1937 को। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए आम चुनाव जो हुए थे वो 1952 में चुनाव हुए और टीकमाराम पालीवाल जो थे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तो ये अपना नोट्स एंड थे। अब इसके अंदर से जो पीछे
पुस्तक के अंदर जो आपके दिए होते हैं सवाल वो देख लेते हैं। तो सेना को वेतन देने का काम बख्शी करता है। और राजस्थान के प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री कौन से? तो टीकमा राम पालीवाल, ठीक है। और ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी। मनसबदारी मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी। और जागीर पट्टा वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीरी का उल्लेख होता था, ठीक है। और बाकी ये जो प्रश्न है इनको आप अपने स्तर पर देख कर सकते हैं, क्योंकि ये RS मेंस के अकॉर्डिंग इसमें मैंने डाले हैं। और यहाँ अपन सीधा डायरेक्ट छठा अध्याय भी साथ में देख लेते हैं, क्योंकि छठे और पांचवें अध्याय के वन लाइनर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने साथ में ही अलग कर दिए थे इसलिए। तो छठा जो अध्याय है वो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है, यानी राजस्थान को की तरीके कितने भौतिक प्रदेशों में बांटी जाए बोहाएंग डेरो, ठीक है। तो देख लो ही नहीं। तो राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला है। अब ठंडा ये राजस्थान को जो नक्शो है बिंग बीचों बीच वलित पर्वतमाला बिंग नाम है अरावली पर्वतमाला, जो कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिम भाग में मरुस्थल है और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में पठारी प्रदेश है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहलो थारगु मरुस्थल जगह में बाड़मेर जैसलमेर पश्चिमी जोधपुर ने आवे। उसके बाद में अरावली, तो अरावली अपने बरोबर बिचों निकला, जो उदयपुर सिरोही राजसमंद है ना, अजमेर जयपुर इधर। और उसके बाद में पूर्वी मैदान, तो पूर्व में जगह जिला है वे हैं। और उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये राजस्थान का 4 भौतिक प्रदेश है। अब 4 भौतिक प्रदेशों में मोटा मोटी कई चीज़ें बा अपन देख लिया आपके ई पार्ट के अकॉर्डिंग। तो हेंगू पहला है थारगु मरुस्थल। तो भारत के पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल है। तो भारत को पश्चिमी क्षेत्र मतलब भारत को जो राजस्थान है भी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जितना भी आवे पश्चिम क्षेत्र में बाहेंगमी थार मरुस्थल है। और ये राज्य के लगभग 12 जिलों में 61% भाग पर फैला हुआ है। भारत को टोटल राजस्थान को जो टोटल क्षेत्रफल है नहीं भी टोटल क्षेत्रफल में 61% भाग पर जो है वो आपका ये थार का मरुस्थल फैला हुआ है। और लगभग बात करो तो 12 जिलों में विस्तार है, ठीक है। 12 जिला पुरानियों के अकॉर्डिंग। अब राजस्थान में नया जिला बन गया तो नयोली तो डिटेल आ रही है, तो नयोली जितना डिटेल आई भी में और पे देखो, ठीक है ना। ये राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है और इनमें राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या रहे। और ये मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि सिंचाई के साथ सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व के सबसे धनी मरुस्थलों में माना जाता है, या फिर विश्व का सबसे धनी मरुस्थल माना जाता है। अब धनी क्यों? क्योंकि अटे ठंडा है, 40% तो जनसंख्या रहे, ठीक है। इनके अलावा मतलब अटे जैव विविधता है, जैव विविधता, ठीक है ना। अट जैव विविधता, जैव विविधता में के एक अट पेट्रोल निकले और के चीज़ निकले जैव विविधता के आता और ठंडा निकल जाए कि खनिज तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, खनिज तेल हो गया, गैस हो गई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकलती, इसलिए ये विश्व का धनी मरुस्थल है। बाड़मेर जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भागों को भारतीय महामरुस्थल यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में जो रेतीला मरुस्थल है उसे भारतीय महामरुस्थल की संज्ञा दी जाती है या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीले मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में दोहरे कहते हैं। देखो भूगोल की भाषा में तो अभी मीनों का बालू का स्तूप, और स्थानीय भाषा में बात कर रहा हूँ अपने गाँव वाला के क्या दोहरा। तो थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर बांटा जाता है। मरुभूमि, गग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग, फिर है नागौर की भूमि, अतः परवाही प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। अब इसके कुछ और भी प्रदेश विभक्त होते हैं तो वो तो अपन जब स्पेशली नोट्स जो होंगे उनके अंदर बात करेंगे तब मैं बताऊंगा, लेकिन ये राजस्थान अध्ययन के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं तो इतनी जानकारी जो अपनी पुस्तक में दी हुई है वही देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में आगे आता है अरावली पर्वत। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली विस्तृत है, ठीक है ना। और ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो कि दक्षिण में गुजरात के खेड़ बर्मा से शुरू होती है और उत्तर में दिल्ली के रायसीना हिल्स तक 692 किलोमीटर तक विस्तृत है। यानी गुजरात उलेन खेड़ बर्मा, गुजरात के खेड़ बर्मा उलेन दिल्ली के रायसीना हिल्स की पहाड़ियों में बी तक इनका विस्तार है और बिंग तक टोटल लंबाई है जबकि है 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, एक तो पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान, ठीक है।
की करो है भाई यो बराबर 20 निकले, ये 20 निकले तो ओ हो गयो पूर्वी राजस्थान एंड ओ हो गयो पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, तो ये पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ठीक है ना। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। अब अरावली पर्वतमाला जो है मरुस्थल का पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है, और इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल हैं, और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव एवं जड़ी बूटियां पाई जाती है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां वनस्पति वहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद में अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है, और इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो अरावली को राजस्थान की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। क्या? राजस्थान की जीवन रेखा। जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा कौन है? अरावली। राजस्थान की जीवन रेखा कौन है? अरावली। ठीक है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु सीकर है। ये सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, और जिसकी लंबाई है 1722 मीटर। सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु सीकर है, जो कि आपके सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। उसके बाद में पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो कि विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का प्रवाह है। ये मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है, और चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया, जिसे चंबल के बीहड़ यानी डांग उत्खात भूमि यानी बेड लैंड टॉपग्राफी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अंग्रेजी का कुछ वर्जन है, आप ध्यान से देख लेना, हमारा अंग्रेजी में हाथ बहुत तंग है। ठीक है ना। तो के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग उत्खात भूमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और उसके बाद में राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है, और राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित जो मैदान है, जिसे माही के मैदान के रूप में जाना जाता है, और 56 गांवों का समूह एवं 56 नदी नालों का समूह जो है वो होने के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का होने के कारण क्षेत्र होने के कारण इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है, यानी इसका दूसरा नाम जो है वो है हाड़ौती का पठार। क्या नाम है? हाड़ौती का पठार। ठीक है। और यहाँ राज्य की लगभग 7% जनसंख्या रहती है, यानी 7% भाग पर फैला हुआ है, और इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लवा निर्मित मध्यम काली है, जो कि बिल्कुल उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में भी कुछ प्रमुख पठार है, जैसे सिरोही के अंदर आपका उड़िया का पठार है, उड़िया एवं आबू का पठार। उदयपुर में राजसमंद में स्थित बोराट का पठार। चित्तौड़गढ़ में स्थित मैसा पठार। चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल का पठार। उदयपुर और प्रतापगढ़ के बीच में लसाड़िया का पठार स्थित है। अब राजस्थान की जलवायु एवं ऋतु चक्र को देख लेते हैं। देखो, राजस्थान की जलवायु जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थित समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है। ठीक है ना। ये सारी स्थिति होने के कारण यहाँ पे 5 प्रकार की जलवायु परिस्थिति पाई जाती है। वहाँ जहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। पश्चिमी भाग में जो है वो आपकी शुष्क जलवायु है। वहीं अरावली के पूर्वी भाग जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु प्रदेश है, और दक्षिणी बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी ऋतुएं हैं? ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून तक है, वर्षा ऋतु जो जून से सितंबर तक है, और शीत ऋतु जो अक्टूबर से फरवरी तक है। तो तीनों की डिटेल आपके सामने है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर और चूरू आदि जिलों में तापमान जो है वो 40 से 45 के बीच में
आ जाता है। और थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो ये जो थार मरुस्थल है बहुत ही रेतीला भाग है। अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक वार्षिक तापांतर अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है। अब बात करें वर्षा वर्षा ऋतु की, तो राजस्थान की 90 से 95% वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर तक के मध्य होती है। ठीक है ना। और यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखाओं से आने वाली ये दोनों जो शाखा आती है, इन्हीं से ही वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी मानसून से राजस्थान में अत्यधिक वर्षा होती है, जो कि अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है। और अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा जो है वो दक्षिणी राजस्थान में होती है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। बंगाल की खाड़ी हूँ तो वह पूर्वी राजस्थान में, और अरब सागर के मानसून हुए दक्षिणी राजस्थान में। बाबड़ा ठोके रहे तो हैंग पश्चिमी राजस्थान लाई रहे। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में, तो सर्वाधिक वर्षा जो है वो हैंग वाली झालावाड़ में हुए, और जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कहा जाता है। और सबसे कम वर्षा जो है वो जैसलमेर में होती है, जो लगभग 10 सेंटीमीटर, और यहाँ लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है। राजस्थान में अगर बात करें सबसे अधिक वर्षा, तो माउंट आबू में, जहाँ औसत वर्षा 150 मीटर से सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती है, यानी दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा की कमी होती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, और अरावली के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो अरावली के इस तरफ 50 प्लस और इस तरफ 50 कम। अब है ऋतु, शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु का तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है, मतलब तापमान है वो बिल्कुल कम हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत अत्यधिक ठंडी हो जाने के कारण तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा स्थान माना जाता है। और इस ऋतु में आसमान जो है साफ रहता है, मंद मंद गति से पवन चलती है, और उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के प्रभाव से आने वाली ठंड यहाँ पे बहुत ही बढ़ जाती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है। ठीक है ना, या फिर पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करता है। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है, तो ये भी ध्यान रखना। अब है राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल सूखा पड़ता है। इस कारण वर्षा का सामयिक अपर्याप्त और अनिश्चित और अनियमित होना है। हम उनको अकाल टिके बकाल को पीछे के कारण है, तो बंगला रहा वही कारण है। ठीक है नहीं। और इसके कारण पक्षियों के लिए चारा पानी, मनुष्य के लिए अनाज व पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। ठीक है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, और पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की अपेक्षा उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ा है। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीले मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो मिट्टी सूख रही है तो बंजर में बन रही है, तो इसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने का प्रयास किए जा रहे हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में नहीं है? तो हिमालय पर्वत जो है वो राजस्थान में नहीं है। ठीक है ना। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है? वो तो जैसलमेर है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, 1722 मीटर। ठीक है। उसके बाद में अपने सीधा आ जाता है 5वें अध्याय और 6ठे अध्याय के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों के ऊपर। तो अपन डायरेक्ट वो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपके राजस्थान अध्ययन पूरी कंप्लीट हो जाएगी 6ठी क्लास की, क्योंकि इसके अंदर टोटल 6 अध्याय ही हैं। ठीक है ना। तो चलो। हम्म पहला प्रश्न है, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो यहाँ पे 4 भाग है। ठीक है ना। 4 भाग कौन कौन से? मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है, और
पठारी प्रदेश। थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो थार को मरुस्थल है वो लगभग आप रहे 61%। राजस्थान के 61% भाग जो थार का मरुस्थल है उसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो जनसंख्या रहे 40%। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल के किस भाग को माँ मरुस्थल कहा जाता है? देखो, थार के मरुस्थल के किस भाग को माँ मरुस्थल कहा जाता है? तो माँ मरुस्थल के थे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में जगह धोरा है नहीं, वो धोरा ने क्या है? महा मरुस्थल। ठीक है ना, रेतीला क्षेत्र। किसी स्थानीय भाषा में धोरे को क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में तो भाई देखो, जो धोरे होते हैं वो स्थानीय भाषा का ही रूप है। और इन धोरों को अगर अपन और बात करें तो इनको कहा जाता है बालू का स्तूप कहा जाता है। तो ये उल्टा हो गया, बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बालू का स्तूप। बालू का स्तूप जो होते हैं इनको स्थानीय भाषा में कहा जाता है आपने धोरे। थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है? देखो, थार के मरुस्थल को 5 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से मैं आपको बोल के बता देता हूँ। मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि क्षेत्र और अंतःप्रवाही प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में 8वां प्रश्न है, राजस्थान में अरावली का विस्तार है। तो अरावली को विस्तार कटे दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम टू उत्तर पूर्व। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली है? तो राजस्थान को कितना प्रतिशत भाग है अरावली मत है? तो वो है 9%। और थारगो मरुस्थल के तो है 61%। ठीक है ना। अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात के खेड़ बर्मा से दिल्ली की रायसीना हिल्स तक है। और कितने किलोमीटर है लंबाई है? तो 692। ठीक है। अरावली पर्वतमाला को विभाजित किया जाता है, अरावली पर्वतमाला को विभाजित किया जाता है 2 भागों में। ठीक है ना। अरावली पर्वतमाला को विभाजित किया जाता है, सॉरी ये प्रश्न गलत है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? तो 2 भागों में, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। ठीक है। अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर, या फिर ऐसे कहें 80% है वो राजस्थान में ही है। राजस्थान की अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? तो कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? तो केवल 10% लोग रहे। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 23%। क्षेत्रफल पर राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास, मतलब 23% क्षेत्रफल पर राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो ये है 40। और किस क्षेत्र को बीहड़ भूमि या डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो ये है कोटा और धौलपुर। कोटा और धौलपुर के पास में उबड़ खाबड़ भूमि है ना, कोटा व धौलपुर। कोटा व धौलपुर के आसपास। ठीक है। उसके बाद में छप्पन का मैदान कहाँ पाया जाता है? 18वां जो है आपका, छप्पन का मैदान पाया जाता है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। छप्पन का मैदान कहाँ है? बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़ के आसपास 56 नदी नालों का जो समूह है वहाँ पाए। ठीक है ना। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग जो है उसको कहा जाता है हाड़ौती, हाड़ौती का पठार। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो ये है 7%। ठीक है। दक्षिणी पूर्वी भाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत निवास करती है? तो 11%। राजस्थान में कितने प्रतिशत की राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है? तो राजस्थान में लगभग अपने 5 प्रकार की। अरावली से पूर्व में जयपुर एवं उत्तर पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र जलवायु। ठीक है।
सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो सवाई माधोपुर लेन उदयपुर तक जकी जलवायु पाई जाए बा है अपनी कई अ, सवाई माधोपुर से उदयपुर तक की जो जलवायु है वो है आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु। दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिले में जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? अति आर्द्र जलवायु, क्योंकि झालावाड़ में सबसे अधिक बारिश होती है। अति आर्द्र जलवायु। ठीक है। राजस्थान की प्रमुख ऋतु है, तो राजस्थान की प्रमुख ऋतु कही है, तो राजस्थान में 3 प्रमुख ऋतु है। ठीक है ना। ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद में आपकी वर्षा, और वर्षा के बाद में आपकी शीत। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवा जो होती है उसको कहा जाता है लू। किस मानसून से राजस्थान में अत्यधिक वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी में झुकाव है नहीं, मानसून, बंगाल की खाड़ी। और दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये होती है अरब सागर शाखा। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला है झालावाड़। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला 31, राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला है अपना जैसलमेर। जड़ लगभग 10 सेंटीमीटर के आए पाई वर्षा को नो है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला इंसान की सॉरी स्थान की बात करें तो वो है आपका माउंट आबू। ठीक है। और भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? वो कहलाती है मावठ। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किससे होती है? तो शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है वो होती है पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभों से। पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। और मावठ किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये गेहूं के लिए उपयुक्त। और ये राजस्थान की स्थिति है यहाँ पे। ठीक है ना। ये गग्गर का मैदान, ये मरुस्थल, और ये इसको मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है, बांगड़ शेखावाटी प्रदेश, और ये यहाँ पे अरावली, ये आपका मैदानी प्रदेश, और ये हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है। और उसके बाद में 7वां अध्याय भी है जल संसाधन एवं संरक्षण। तो इसके बारे में अपन जानकारी पढ़ेंगे अगले अध्याय में। ठीक है। तब तक जय हिंद, बाय बाय।